सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो देखने वाले हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक आरआर के थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो आरआर के राइस रामस्कर कोसेल ने इसको दिया था। जो कि क्या है, लिंडमान हंसलवुड मैकेनिज्म का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। लिंडमान हंसलवुड में हमने देखा था कि कोई एक एटम होता है जो किसी दूसरे एटम के साथ में टकराता है और इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, याद रखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, कोई मॉलिक्यूल ए होगा उसमें, और वो क्या हो जाता है, एक तरह से एनर्जाइड मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, इसके पास एनर्जी हो गई। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर का क्या होगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे मान के चलो कोई मॉलिक्यूल है, जैसे सी क्या है, मान के चलो इस तरह से CH6 है सपोज। ठीक है, ये मॉलिक्यूल किसी से टकराया, इसको एनर्जी मिल गई, तो क्या हो सकता है, ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स के बीच में क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये हमने पिछले मैकेनिज्म में देखा है, क्या होता है, बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाता है और ये बॉन्ड क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, जब भी आपको इसको डील करना पड़े तो आप ये चीज़ बताओगे कि बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर होती है, ये वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि वाइब्रेशन का डायरेक्शन अगर स्पेसिफिक हो, मतलब ये समझ लीजिए, अगर जब ये सभी ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन मान के चलो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज करना है, मान के चलो होना है। ठीक है, तो अगर इन सारी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है एक ही बॉन्ड में आके स्टोर हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, एक एनर्जाइड मॉलिक्यूल था जिसका टोटल एनर्जी एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ और वहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड क्लीवेज या फिर रिएक्शन देखने को मिला। सीधा सीधा ये कह सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है कि एक एनर्जाइड मॉलिक्यूल जो होगा उसका जब क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना, इसका रेट को क्या बोलेंगे, KH। ठीक है, जैसे के फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के रेट कांस्टेंट था वो K1 था, बैकवर्ड के लिए K-1 था। ठीक है, तो यहाँ पे H है तो फिर ये KH हो गया। ठीक है, अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट का बनना क्या होता है, रेट कांस्टेंट इसका K2 होता है। ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनने के लिए मॉलिक्यूल ए को कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, E0 E0 स्टार। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से, मतलब ए से डायरेक्टली अगर हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आए, यहाँ से लेके यहाँ तक आए, तो उसमें एनर्जी चेंजेस कितना होता है, E0 स्टार। इतनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो मिनिमम एनर्जी जो इसको बनने में ज़रूरत होती है वो है। ठीक है, एनर्जी स्कीम डायग्राम से समझते हैं इसको, क्या है ध्यान से समझिएगा इसको। अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए सॉरी, है ना, टॉपिक ही वैसा है ना। ये देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का ग्राउंड, क्लासिकल ग्राउंड स्टेट लेवल है, ये जो कर्व दिखा रहा है ये क्या दर्शाता है, उसके वाइब्रेशनल स्थिति को दर्शाता है। मतलब एक स्थिति होगी जब एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉर्मल अपनी एनर्जी है ना, जब किसी से एनर्जी नहीं लिया है उस कंडीशन में, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, क्लासिकल ग्राउंड स्टेट, है ना। उस कंडीशन में ये क्या हो गया, एनर्जी जो है चारों तरफ बटा हुआ है, और यहाँ की स्थिति क्या हो गई, एनर्जी हाई हो गई। मतलब हो सकता है किसी, जब एनर्जी एक डायरेक्शन में आए तो कोई एक बॉन्ड जो है ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे, उस कंडीशन में इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इधर इंक्रीजनेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है, जब हम ऑसिलेटर पढ़ रहे थे तब वहाँ पे हमने 0 पॉइंट एनर्जी निकाला था। मतलब ग्राउंड स्टेट में भी उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है, जो 1/2 ओमेगा के बराबर था, है ना। ये 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी ही होती है एक्चुअली में। मॉलिक्यूल अगर कहीं पे स्थिर है तो भी उसके अंदर में कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, जो कि ये जो लाइन है डैश 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 वो दिखाता है। अब मॉलिक्यूल इस एनर्जी लेवल पे है, अगर ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको एनर्जाइड मॉलिक्यूल बनाना है, एनर्जाइड मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल ये है। ठीक है, यहाँ पे ए मॉलिक्यूल था,
इसको एनर्जाइड मॉलिक्यूल बनाना है तो उसको कितना एनर्जी लगेगा, ई स्टार एनर्जी लगेगा, ठीक है। ई स्टार और ई नॉट स्टार में डिफरेंस है। ई स्टार क्या है, टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है टकराने के बाद ए के पास, ए स्टार के पास जितनी टोटल एनर्जी है ना, वो डिफरेंस क्या है, ये है। पहले की एनर्जी और अंतिम एनर्जी का एनर्जी डिफरेंस ये है, ठीक है। अब एनर्जाइड मॉलिक्यूल को किसमें चेंज होना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होना है, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होना है। तो एनर्जाइड मॉलिक्यूल जब होता है तो यहाँ पे उसका क्लासिकल ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। अब क्लासिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा मतलब मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला, मतलब वाइब्रेशन करने लगा तो उसका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। यही तो फंडा है, ठीक है। ये जो कर्व है, कर्व टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका फंडा यही है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बढ़ गई। और पहले जो 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ था, अब 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ आ गई, मतलब ये जो एनर्जी स्टेट है इसका इंक्रीजनेस हुआ तो ये एनर्जी भाई ये भी तो बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये ई नॉट स्टार होता है, क्रिटिकल एनर्जी फॉर रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब ये इस एनर्जी से लेके यहाँ तक का एनर्जी जो मिलेगा, मतलब हम क्या बना रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगा, EZH। ये भी एक तरह से ग्राउंड स्टेट से एक 0 पॉइंट एनर्जी। देखो 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है इसको, है ना। एक्साइटेड स्टेट को भी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर में ही एनर्जी है, मॉलिक्यूल के अंदर ही एनर्जी है, वो डिस्ट्रीब्यूट है पूरी तरह से। लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल किसी एक बॉन्ड में फिक्स हो जाता है तब की एनर्जी क्या हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज जाएगा, ठीक है। कई बारी मैं देखा हूँ इस डायग्राम को ही समझाने में दिक्कत होता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस क्या है, ई स्टार है। और ये जो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे था और यहाँ का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो एनर्जी डिफरेंस हुआ, क्यों डिफरेंस हुआ, 0 पॉइंट एनर्जी में क्यों डिफरेंस हुआ, क्योंकि ये जो है एनर्जाइड मॉलिक्यूल है, एनर्जी ले लिया है, कितना एनर्जी ले लिया है, ई स्टार एनर्जी ले चुका है, ये मॉलिक्यूल इधर चेंज हो रहा है, इसका संबंध यहाँ से नहीं है, बस हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी टू 0 पॉइंट एनर्जी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो ये है ई नॉट स्टार। और सीधा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में अगर हम 0 पॉइंट एनर्जी को देखना चाहेंगे तो उसका एनर्जी डिफरेंस क्या है, EZH, ठीक है। ये आपको क्लियर समझना पड़ेगा। अब आते हैं डेरिवेशन में। देखिए 7 मिनट यहीं पे हो गया उसको समझते हुए, इसलिए मैंने कहा वीडियो लंबा होगा। रेट कांस्टेंट K2 को हम जो है ई स्टार की लार्ज वैल्यू के रूप में कंसीडर किया जाता है, तब के ओवरऑल रेट कांस्टेंट जो होता है वो आता है। आप हिंसलवुड मैकेनिज्म में इस इक्वेशन को पढ़ लिए होंगे, ये हिंसलवुड मैकेनिज्म से है, हिंसलवुड वर्जन से है, ठीक है। K2 K1 अपॉन K-1 अपॉन 1 प्लस K2 अपॉन K-1, और यहाँ पे एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, M क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस वर्जन में हम K2 और K1 अपॉन K-1 को एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी से, अच्छा हाँ, ये जो दोनों स्टेट होता है वो एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी से इंडिपेंडेंट रहता है, किसके अनुसार, हिंसलवुड के अनुसार। लेकिन RRK ने इसको डिपेंडेंट करते हुए क्या किया, K2 को रिप्लेस कर दिया K2 ई स्टार से, और K1 अपॉन K-1 को रिप्लेस कर दिया फंक्शन ऑफ एनर्जी स्टार। ये क्या है, फंक्शन ऑफ ई स्टार से, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द्वारा रिप्लेस किया गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन द्वारा रिप्लेस किया गया। यहाँ पे डेल ई स्टार यहाँ पे जो है उसको शो करता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ K2 है वहाँ पे हम क्या डाल दिए, K2 स्टार, और जहाँ पे K2 की जगह में K2 स्टार डाल दिए, और जहाँ पे K2 स्टार -1 है वहाँ पे हम क्या डाल दिए, फंक्शन ऑफ एनर्जी का फंक्शन। और K-M दिख ही नहीं रहा है, K-M एज इट इज है, ठीक है। जो जहाँ पे है, अब यहाँ पे डेल K डैश हुआ, ये डेल K डैश क्या है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टाइप का है ये, ठीक है, इंटू डेल ई, टोटल यहाँ पे हम इंटू क्या कर दिए हैं, डेल ई, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 इस तरह से रूप ले लेता है। अब यहाँ पे डेल K डैश क्या है, माइक्रो कैनोनिकल
रेट कांस्टेंट है जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है ना। यहाँ पे आर आर के ने क्या किया, उसको डिपेंडेंट कर दिया एनर्जी के साथ में। उस कंडीशन में हमको क्या मिला, माइक्रो कैनोनिकल रेट कांस्टेंट मिला, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है, ई स्टार तथा ई स्टार प्लस डेल ई के बीच में होती है। ई स्टार और ई स्टार प्लस डेल ई, ये हो गया ई स्टार, और ई स्टार प्लस डेल ई दोनों के बीच में क्या होगा, उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी जो एनर्जी आएगी उसमें इंटू डेल ई कर देंगे, या फिर इसको कर सकते हैं, इसकी एनर्जी टोटल कितनी होगी, या तो ई स्टार तक आएगी या फिर ई स्टार प्लस डेल ई के बीच में होगी, ठीक है। इक्वेशन 2 को ई स्टार से इंटीग्रेट करने पर, अब इंटीग्रेट करेंगे ई स्टार से तो फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। इक्वेशन यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल का साइन हट गया, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एज इट इज उसको ऐसे ही जैसे का तैसे लिखना है, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। जैसे इक्वेशन नंबर 2 था उसको एज इट इज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब ए स्टार और ई स्टार एनर्जी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन मोड में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ए स्टार में ई स्टार जो एनर्जी होता है वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोड में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। जब एनर्जी पर्टिकुलर मोड में ट्रांसफर होता है तब रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, होता है, और वो ई स्टार नोट कहलाती है। जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, ई स्टार नोट कहलाएगी, मतलब 0 पॉइंट एनर्जी ही है ये, है ना, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे होता है, ए स्टार किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए एच में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या स्टेट, ठीक है। अब हमारा रियल डेरिवेशन चालू होता है जो आर आर के ने दिया था। तो आर आर के थ्योरी के अनुसार एस क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जो मॉलिक्यूल इधर उधर वाइब्रेट कर रहे थे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, एस, ठीक है। और प्रत्येक एस के लिए क्या होगा, कोई ना कोई एनर्जी टर्म होगी जिसको हम जे से दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वे होगा वाइब्रेशन का वो W होगा इक्वल टू J प्लस एस, एनर्जी और मोड क्या होगा आपस में जुड़ेगा। यहाँ पे -1 क्यों लिया गया है, क्योंकि एक तो खुद की स्थिति है, एक स्थिति तो खुद की है, बाकी जो अगर मान के चलो 100 स्थिति बनता है तो 99 स्थिति क्या हो गई, बाकी है जिसमें वाइब्रेट कर सकता है, तो 100 में -1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे S जो वाइब्रेशन मोड है उसमें हम -1 करते हैं। जो वे फंक्शन होगा, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलना चाहिए, वाइब्रेशन होगा, वो क्या होगा, J प्लस एस -1 का फैक्टोरियल अपॉन J का फैक्टोरियल इंटू S -1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी टर्म आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा है पहले से ही, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जब हम वाइब्रेशनल फंक्शन पढ़ रहे थे, वाइब्रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये सब टर्म आया है। यहाँ पे एस क्या है, ऑसिलेटर है जिसकी जे एनर्जी जो होती है वो क्वांटा में होती है। अगर मान के चलें कि उसमें से किसी एक एस की एनर्जी क्या है, एम है, क्वांटा क्या है, एम है, जे की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, किसी एक का एनर्जी एम मान लेते हैं, एक वाइब्रेशन प्लेन का, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जे में हम एम घटा देंगे, यहाँ जे में हम एम घटा देंगे, बाकी एज इट इज है, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे जे का फैक्टोरियल अलग से ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका W डैश, ठीक है, जो एक मॉलिक्यूल या फिर एक वे का जो डिफरेंस है उसको दिखाता है। अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, जहाँ भी n का फैक्टोरियल होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, n का घात n अपॉन एक्सपोनेंशियल n लिख सकते हैं, ये n है h नहीं, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है किसी भी n, जैसे ये पूरा n हो गया, इसका फैक्टोरियल हो गया, इसको हम इसी के घात के रूप में लिख सकते हैं, j है तो j को ही j के घात में के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं W डैश अपॉन W का, तो ये रेशियो हमको मिलता है ना, ये रेशियो आप नोट कर लेना। मैं ये जो फॉर्मूला है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, J माइनस एम S माइनस A1, अब उसका घात में क्या आ जाएगा, J माइनस एम प्लस S माइनस 1, जो ये टर्म है उसी का घात ये आ गया, और J का घात, यहाँ पे J ही केवल था तो J का फैक्टोरियल J का घात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे J माइनस एम है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, J माइनस एम, J प्लस S माइनस 1 है तो J प्लस S माइनस 1, सबको घात में लगा दिए, जो टर्म है उसको घात में लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे J माइनस एम, ये क्या हो गया आपका, क्वांटा एनर्जी हो गया। S माइनस 1, भाई J एनर्जी ऑब्वियसली S का संख्या मान के चलो एक है तो एक एनर्जी तो नहीं हो सकता, एनर्जी तो ज़्यादा हो सकती है, तो S का S माइनस 1 से काफ़ी ज़्यादा है एनर्जी का मान,
तब यहाँ पे हम s-1 को क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे s-1 हट जाएगा, यहाँ से s-1 हट जाएगा, बचेगा क्या, jm और j बचेगा, ठीक है, घात में जो था वो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो j माइनस m है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस जे क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे और ये प्लस जे कट जाएगा, ये माइनस m है तो ये माइनस m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस m कट जाएगा, बचेगा क्या, s-1, जे भी ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, जे कट जाएगा, बचेगा क्या, s-1, तो ऊपर भी s-1, नीचे भी s-1, और जे एम को ऊपर लेके गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो जे एम, चूंकि जे एम माइनस जे एम इज इक्वल टू क्या होगा, जे एम अपॉन जे होगा, जे एम अपॉन जे होगा, तो जे एम अपॉन जे जो है ये ओवरऑल बचता है, और इसका दोनों का घात में क्या है, s-1 है, तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या लगा देते हैं, s-1। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी निपटाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसी फॉर्मूला को क्वांटा से रिप्लेस करते हैं, तो जे की एनर्जी क्या होगी, ई स्टार, और एम की एनर्जी क्या होगी, एक डायरेक्शन के लिए हमने देखा था क्या, जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट एक मॉलिक्यूल के लिए ई नॉट स्टार, और यहाँ पे क्या है, ई स्टार अपॉन में क्या है, जे। तो ये जो हम क्या कर दिए, हम क्वांटा से इसको रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पे आ गया आपका रेशियो, ठीक है। अब K2 का वैल्यू क्या होता है, K2 क्या होता है, जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए जो रेट लगता है वो क्या है, K2 है, और K2 इज इक्वल टू क्या होता है, के हैच अपॉन इंटू आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के हैच इंटू आर की जगह पे ये वैल्यू हम रख देते हैं। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो इतना होता है, आपको याद करना पड़ेगा। ये भी वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में नहीं, पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो एफ एनर्जी का होता है 1/s-1, एस क्या है, डिग्री ऑफ वाइब्रेशन है, मोड ऑफ वाइब्रेशन, ई स्टार अपॉन के टी, s-1 1/kt एक्सपोनेंशियल ई स्टार अपॉन माइनस ई स्टार अपॉन के टी। ये फॉर्मूला होता है, K2 का फॉर्मूला हमको मिल गया है, फंक्शन का फॉर्मूला मिल गया है। इक्वेशन नंबर 7 याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 8 याद रखिएगा, और इक्वेशन नंबर 9। हाँ, दोनों जो वैल्यू है ना, यहाँ पे जो K2 की वैल्यू है और F की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर इसमें रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे K2 भी है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एनर्जी भी है, दोनों का 1 2 3 जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन कैसे हो जाता है, देखो ये इंटीग्रेशन में है 1 प्लस यहाँ पे हम K2 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे K2 का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे डेल का वैल्यू रखेंगे, K-1 m एच डी रहेगा। तो इसको वैल्यू पुट करने से क्या हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। के हैच तो हमारे पास के डैश के फार्मूला में ही था, ठीक है, मतलब के हैच किस में है, K2 के फार्मूला में है, ठीक है। तो यहाँ पे के हैच, और ये पूरा टर्म क्या था, K2 का मान था ये वाला, और ये वाला क्या था मान, Fx का मान था। इसी तरह से ये वाला मान क्या था, ये वाला मान, ये इंटू और ये के हैच, और ये वाला मान किसका था, K2 का मान था 1 प्लस के अपॉन में K-1 m, ये तो फॉर्मूला में ही था जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट में था, बाकी तो वो एज इट इज है, डेल ई भी था, डेल ई भी है, ठीक है। इस इक्वेशन में x का मान हम क्या रख देते हैं, ई का स्टार माइनस ई नोट का स्टार अपॉन के टी, ठीक है। जहां भी ये टर्म आएगा वहां x रख देंगे, जहां भी ये वाला टर्म आएगा वहां b रख देंगे, और जहां भी ये वाला टर्म आएगा वहां पे डेल x रख देंगे, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन में सॉल्व करने पर जो इक्वेशन मिलता है के डैश का, वो इस तरह का मिलता है, 1s-1 का फैक्टोरियल ब्रैकेट में है एक्सपोनेंशियल -x प्लस बी, ठीक है, के हैच x का घात s-1 dx अपॉन 1 प्लस के हैच अपॉन K-1 m, ये एच डी है जैसे यहाँ पे था। और ये वाला टर्म को पूरा सॉल्व करने पर क्या मिलता है, x इंटू एक्स प्लस बी s-1, इस पूरे का घात s-1। यही क्या है आपका आर के थ्योरी का डेरिवेशन है, जिसमें अगर आपको m का वैल्यू पता हो, बाकी तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाकी सारा चीज को हम कांस्टेंट कर दिए हैं, m की वैल्यू पता हो, है ना, एक्सपोनेंशियल x b, ये सब जो वैल्यू पता हो तो आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको इसको भी नहीं पूछेगा, हालांकि आपको एग्जाम एमएससी में इसको डील करना ही पड़ेगा, है ना, 2-4 बार लिखिएगा तो समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या पता चलता है, अगर m का वैल्यू वेरी लार्ज हो, m का वैल्यू मतलब यहाँ पे
जो दूसरा मॉलिक्यूल है जिससे टकरा रहा है उसका मान बहुत ज़्यादा हो हाई प्रेशर में, तब उस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखाता है। जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर लिमिट, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिड्यूस करके लिख दिया हूँ कि के डैश इन्फिनिटी इज इक्वल टू के एच, जो कि आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से सॉरी एनर्जाइड मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाला रेट कांस्टेंट है, उसका मान, और एक्सपोनेंशियल माइनस ई का घात स्टार ई स्टार अपॉन के टी आप जान रहे हो, वोल्टेज मान कांस्टेंट, टेम्परेचर, और ये एनर्जाइड मॉलिक्यूल का एनर्जी, टोटल एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टोटल मॉलिक्यूल को मिल रहा है वो है, ये पूरा एक्सपोनेंशियल में आएगा और ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप गायब किया है ना, यहाँ पे एक स्टेप गायब किया है, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वीडियो ऐसे ही लंबा हो रहा है, एक दो स्टेप यहाँ बनता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चलता है, इस इक्वेशन को देखने से पता चलता है कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एस वैल्यू है, ये क्या होगा, प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये काफ़ी डिफिकल्ट है ना, काफ़ी डिफिकल्ट है इस आरआरके थ्योरी के अनुसार। और यहाँ पे जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये भी डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो दो कमी रहा इस थ्योरी में जो दो कमी रहा, उस कमी को RRKM थ्योरी में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो RRKM थ्योरी जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। देखिए, ये जो ना किसी वीडियो में समझ में नहीं आता है, एक्चुअली मैं इसको शॉर्ट करके एकदम काट पीट के शॉर्ट करके लिखा हूँ। बस आपको 2-3 बार इसको रिपीट करना है, नोट्स बना लेना है, रिपीट कर लेना है, और ये जो थ्योरी आपसे बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ थी वो क्वांटा था, यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशन था। ठीक है, और क्या समझने वाली चीज़ थी, एनर्जी, जो डायग्राम था यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे डील कर रहे थे, ये वाला, ये आपके समझने लायक था। ठीक है, और कैसे कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म होता है ये सब आप अच्छे से बता दो। देखो, एग्जामिनर क्या करेगा, इसको देखेगा कि आप डील किए हो कि नहीं सही से, इसको देखेगा कि आप इसको एक्सप्लेन किए हो कि नहीं सही से। उसके बाद में ये कुछ फार्मूला होता है, जैसे ये वाला फार्मूला देखेगा आपका सही है कि नहीं, ये वाला फार्मूला आपका देखेगा सही है कि नहीं, ये वाला फार्मूला देखेगा आपका सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में उतना देखने के बाद उसके पास भी टाइम नहीं होता कि क्या देखेगा, यहाँ पे वे देखेगा कि वे निकाले हो कि नहीं। ठीक है, वे निकाल लिए हो, वे डैश निकाल के डिवाइड कर दिए हो, वे डैश निकाल के डिवाइड कर दिए हो, डायरेक्टली आर निकल गया, आर का वैल्यू निकला कि नहीं, यहाँ तक तो चेक करेगा। उसके बाद K2 को देखेगा कि चेक है सही कि नहीं, और Fx सही है कि नहीं, इतना तक देखेगा। उसके बाद इधर आप कैसे सॉल्व किए हो एग्जामिनर को भी खुद नहीं पता होगा, ये इसको ध्यान तो नहीं देगा, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। कई बुक्स में यहाँ की वैल्यू चेंजेस दिखती है मेरे को। ठीक है, तो आप जो है ये वैल्यू लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कई जगह यहाँ पे x अपॉन x प्लस बी ओवरऑल s-1 भी मैंने देखा है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का डेरिवेशन दे के रखा हुआ है, तो किस बुक को लें क्या लें समझ में नहीं आता है। तो आपको जो बता रहा हूँ ना उतना लिखो, आपको कंप्लीट जो है मार्क्स मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो में लंबे समय तक बनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।